नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग सक्षमता एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी बेटर है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, वो छठा प्रैक्टिस सेट मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, और जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं, सभी कोई अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और तैयारियां सक्षमता की कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा, उस घंटी को क्लिक कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको मिल पाए। और मार्केट में जितने भी सेट है, मैं सब सेट का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। प्रथम प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप है। बैरोमीटर तो वायुदाब होगा, तो इसी के अनुरूप बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। तो घड़ी में तो समय, चाय कप। दोस्तों यहाँ पे आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये तो रीजनिंग का प्रश्न था, अब जी के जीएस आपका शुरू होता है। एक रीजनिंग में शामिल कर लिया था। प्रश्न है क्या, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सी भारतीय क्षेत्र कला काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो काला पानी के नाम से लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप, दीव, कौन सा होगा। तो काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर, कौन सा हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक किए थे होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो भाई पहली बार कब रूबरू हुए थे आम जनता से। दक्षिण अफ्रीका से जब आए थे, भारत 1915 में आए थे, आप सभी को पता है। तो पहली बार, एक सेकेंड, कोलकाता विश्वविद्यालय में, मद्रास विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। उत्तर आपका कौन सा होगा। उत्तर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU बोलते हैं शॉर्टकट इसका। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। BD सावरकर, RC मजुमदार, बिपिन चंद्रपाल, कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका होगा BD सावरकर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे, सुभाष चंद्र बोस हुए थे। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाली हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहते हैं। नेपाल, असम, कश्मीर। तो असम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया की उदाहरण है। मेडागास्कर, श्रीलंका, यूरेनियन द्वीप, कौन सा हो जाएगा ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण। रीयूनियन द्वीप जो होगा ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर होगा राजस्थान में है पंचभद्रा झील, राजस्थान। निम्नलिखित में वे पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्व और पश्चिम घाटों को जोड़ती है। सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करता है। बोले तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, मध्य में है। निम्नलिखित में कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। राणा प्रताप सागर, रिहंद, बिंद सागर, कौन सा हो जाएगा। चंबल नदी पर कौन सा होगा। तो चंबल नदी पर होगा राणा प्रताप सागर। अगला है कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 11, 10, 14, 20। तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। उत्तर सी जाएगा। किस भारतीय फिल्म ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता। तो मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूं। इसमें होगा व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अपनी
जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है। जेल, हम लोग कहते हैं ना जेल चला गया, तो जेल का नाम सुधार गृह पड़ेगा। तो कौन सा राज्य करेगा ऐसा काम? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो करेगा उत्तर प्रदेश। U17 एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में भारत में कितने पदक जीते? 4, 5, 6। तो भारत ने जो पदक जीते हैं वह हो जाएगा 7 पदक जीता है दोस्तों भारत ने। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर आपका होगा। निम्नलिखित में किसे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। गवर्नर ऑफ द ईयर जो सम्मानित किया गया है वह शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। अगला बढ़ा कि बिहार में जो एक स्थान है यहाँ पे नदी प्रवाह को बताता है, ये किस नदी प्रवाह को बता रहा है? 1 नंबर स्थान आपको बताना है। यहाँ गंडक, सरयू, कर्मनाशा, फल्गु, कौन सा हो जाएगा उत्तर? उत्तर होगा गंडक नदी बहती है। अगला है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर करें फटाफट, मैं डायरेक्ट आंसर पर आ जाऊंगा। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरियन सोसाइटी, उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। अगला है महिला प्रीमियम लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? स्मृति मांदना, मेग लैनिंग, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिक्स। उत्तर कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेग लैनिंग, बी इज द राइट आंसर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? आगरा, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। तो भारत में सबसे पहले जो कारखाना स्थापित किया है वह सूरत में किया है, आप सभी को पता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो सबसे पहले भाई चित्रकला हुमायूं के समय से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न आइए, प्रैक्टिस सेट आपका 6ठा है। जितने भी नियोजित शिक्षक साथी है, नियोजित शिक्षक या पूर्व से शिक्षक पहले से हैं, जो सक्षमता एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बगल में एक बड़ा सा घंटा होगा, उस घंटा को बजा लेना है। ये घंटा आपको बताएगा कि भाई वीडियो आ गया है, आपको देखना है। दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक दिन मैं 3 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक भाषा का भी मैं वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप सभी कोई अच्छे तरीका से एक बार में सक्षमता एग्जाम निकाले और सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, 51 नंबर प्रश्न है, शाहजहां के 4 पुत्रों में किसने अनेक उपनिषद के अनुवाद का श्रेय जाता है? सूजा, मुराद, दरा। तो अनेक उपनिषद आपका होगा दारा सिको नाम है उसका, उत्तर सी इज द राइट आंसर। अगला है कि इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? 3 सितंबर 1939, 15 सितंबर 1939, 1 अक्टूबर 1939, 5 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है, तो 3 सितंबर का दिन था। 1939 से लेके 1945 तक चला है द्वितीय विश्व युद्ध। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? काला, तांबा, कुम्हारी, कौन सा हो जाएगा? उत्तर यहां पे होगा कुम्हारी मृदभांड। सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए, उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? चार्ल्स प्रथम, द्वितीय, 1 जॉर्ज पंचम। तो भेजने का काम किया था जेम्स प्रथम ने किया था टॉमस रो को, है ना, मुगल दरबार में। 1855, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है भाई मजेदार तरीका से जो भी सक्षमता एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर तरीका से मैं पूरे प्लेटफॉर्म पर सिलेबस के अनुसार और सबसे बेटर सेट बनाया है प्लेटफॉर्म वाले ने, मैं करा रहा हूँ। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको ही पढ़ना है तो वीडियो आपको अपने आप मिलते रहेगा। 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी?
रिसरा, मेसरा, श्री रामपुर, पूर्णिया। तो पहला जूट मिल आपका उत्तर होगा रिसरा में। इनमें कौन सा कथन जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों पर लागू होता है? दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा की गई है। मैंने दोस्तों जैन धर्म दोनों, इसका मैं डायरेक्ट आंसर पाता हूं, ये तो ठीक ठाक है। दोनों धर्म ने वेद के आधार को अस्वीकार किया है। दोनों धर्म ही पशु बलि प्रथा का विरोध किया, यह भी ठीक है। तो एक से अधिक आपका उत्तर यहां पे होगा। अगला है कि समुद्र तट पहुंचते पहुंचते नदी प्रवाह धीमा हो जाता है, आप सभी को पता है, तथा नदी अनेक धारा में विभाजित हो जाती है, जिनको डैश कहा जाता है। वितरिका, स्थल मध्य, प्रायद्वीप, क्या कहते हैं उनको? वितरिका कहते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? दुधवा, चिल्का, कन्हा। कौन सा अंतर्गत नहीं है? तो चिल्का जो है वह बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत नहीं है। बाकी आपका दुधवा जो है वह बाघ संरक्षण के लिए, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान दोनों बाघ के लिए है। निम्नलिखित में देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूं, आप सभी को पता होगा, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलते हैं। आपका उत्तर सबसे बेटर आपका ए होगा। अगला है, जितने भी नियोजित शिक्षक साथी है घबराए नहीं, मैं भी एक पुरुष से शिक्षक हूँ आप लोग की तरह ही, और साथ में मैं BPSC TRE1 भी क्वालिफाई किया हूँ। तो मुझे पता है कि भाई सिलेबस क्या है और कहाँ किस हद तक जाएगी, और जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ रहा है अधिक से अधिक करेंगे तो होता क्या है कि अधिकांश प्रश्न डिवीजन होता है, ठीक है, और इससे तर्क करने की क्षमता बढ़ जाएगी कि कौन सा ऑप्शन सही जाता है। तो घबराए नहीं, मैं पूरे पटरी पर कराऊंगा, और आप लोग भी शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूं, तो एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की सहायता करते हैं। तो वीडियो को शेयर करके सहायता आप लोग करें जरूर। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो भाई भारत में नहीं है, सिंधु का भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र का, सतलज का, किसी का नहीं है दोस्तों, एक से अधिक। निम्नलिखित में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, काराकोरम, अल्पस, एंडीज। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है दोस्तों। लोकसभा का अधिवेशन कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो कम से कम 2 बार बुलाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? पुलिस, कृषि, रक्षा। तो समवर्ती सूची में दोस्तों जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में होता है, तो समवर्ती सूची में इनमें से कोई भी विषय नहीं है दोस्तों, ठीक है। समवर्ती सूची में दोस्तों शिक्षा की बात करता तो समवर्ती सूची में होगा। अब मैं बताऊं ये समवर्ती सूची होता क्या है? समवर्ती सूची बोलते हैं जो जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला है कि संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया? 35, 38, 30, 39। संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश जो स्वीकार किया था वह 1942 ईस्वी को किया था। तो इनमें कोई ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहा है, तो भाई क्यों मारेंगे इसको? इनमें से कोई नहीं मारेंगे। लोकसभा के लिए कितना कोरम है? कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 6ठा भाग, कुल सदस्यों का 7वां भाग। लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? तो भाई कुल सदस्य का 10वां भाग होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी। तो भाई कौन सी भाषा इसमें नहीं है? आपका उत्तर होगा अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। अगला है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई, किस लिए किया गया है? ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है। तो निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? J.M. किन्स को, एडम स्मिथ को, कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? बेयरर, बॉन्ड्स, GDRS, ऋण पत्र। तो बताए
राष्ट्रपति प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित है? ये होगा ऋण पत्र से। अगला प्रश्न प्रश्न है कि बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट आंसर पाइए, अर्थशास्त्र तो समझ में आएगा। तो यह अति अल्पकालीन मूल्य होता है दोस्तों, बाजार मूल्य। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना तो हिराल्ड मॉडल पर है। द्वितीय जो है वह पीसी महालनोबिस से है, जो उद्योग से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त, एक सेकेंड छोटा करते हैं, को अमल में लाया गया था? 1770, 1793, 1794, 1795। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को अमल लिया है। भारत ने सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 1930, 1935, 1931, 1940। तो 1930 को सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया है। अगला है कि 1998 में पोखरण में परमाणु 2 परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी, AB वाजपेयी, BP नरसिम्हा राव, IK गुजराल। तो इस समय में प्रधानमंत्री थे AB वाजपेयी, है ना, वाजपेयी साहब थे। बी इज द राइट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आप सभी को पता है इतना। 20वीं सदी में उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष पड़ा? 67, 70, 75। तो 1967 में अकाल सबसे ज्यादा पड़ा है बिहार में। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्नलिखित में कौन है? स्वर्गीय रणधीर वर्मा, अशोक वर्मा, रणवीर वर्मा, PK गुप्ता। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी, तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी है रणधीर वर्मा साहब। प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल संस्कृत्यायन, वैद्यनाथ मिश्रा। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहारी जो है रामधारी सिंह दिनकर है। बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्हें बिहार के किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र का 9 बार प्रतिनिधित्व किया था? तो बिहार का 9 बार प्रतिनिधित्व किए थे रामविलास पासवान हाजीपुर से। ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर करें दोस्तों। इसका पुस्तक का जो लेखक है स्टीफन हॉकिंस है। कौन है? स्टीफन हॉकिंस। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कामरूप के नाम से किसको जानते हैं? तो असम को कामरूप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर कितने के बराबर होता है? तो डायरेक्ट इसका आंसर करें तो समझ में आएगा अच्छे से। 1 नैनोमीटर की बात किया है तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 1/10 के पावर 7। तो 1 नैनोमीटर बराबर आपका उत्तर जो जाएगा वह बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नैनोमीटर। लेकिन दोस्तों 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर में आता तो 7। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है भाई? अगर मीटर में पूछता तो 10 के पावर -9 होता। तो उत्तर आपका ए भी है दोस्तों, और उत्तर आपका ए भी है। अब समझे 10 के पावर -9 मीटर होता है नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में 10 के पावर -7 होता है, बाटा बोले तो माइनस। तो इसमें 2 उत्तर दिया हुआ है, डी इज द राइट आंसर। कौन सा फूल एक मादा का अंग है? गर्भकेसर, पुंकेसर, बाहेदल। मादा का अंग कौन सा हो जाएगा? तो गर्भकेसर। निम्नलिखित में कौन परजीवी पौधा है? कस्कुटा, कीट, आर्किड। तो उत्तर इसमें होगा कस्कुटो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक सेकेंड, निम्नलिखित में किसमें मृदु पेशीय ऊतक होते हैं? पाचन तंत्र, धमनी, हृदय, पैर की मांसपेशियां। उत्तर यहां जाएगा पाचन तंत्र और धमनी दोनों में मृदु पेशियां होती है। बी इज द राइट आंसर। अगला है,
इनमें कौन सा अंग उत्सर्जी अंग से संबंधित नहीं है? दोस्तों गुर्दा जो है वह उत्सर्जी होता है, तो उत्सर्जी में से कौन सा नहीं होगा? तो उत्सर्जी अंग गुर्दे की धमनियां जो है, धमनी की बात किया है, या धमनी उत्सर्जी नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन तरंगों को संपीड़न से विरलन प्रक्रिया शामिल है? अनुदैर्घ्य तरंग, प्रकाश तरंग, चुंबकीय तरंग। उत्तर आपका यहाँ पे 126 का जो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। और यहाँ किन तरंगों में संपीड़न और प्रतिक्रिया शामिल है? तो अनुदैर्घ्य तरंग को आप संपीड़ित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेट्रियम निम्नलिखित में किसका लैटिन नाम है? नात्रियम होना चाहिए यहाँ पे, सही से टाइपिंग नहीं हुआ है, नात्रियम बोलते हैं इसको, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम। तो नात्रियम का लैटिन नाम जो है सोडियम का ही नाम है दोस्तों। आपका बी इज द राइट आंसर। पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, बायोमास। तो क्या कहलाते हैं? उत्तर आपका यहाँ सबसे बेटर होगा बायोमास। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी शिक्षक साथी हैं मेरे, जरूर सब्सक्राइब करके एक बगल में एक घंटा होगा उस घंटा को बजाना है, और लाइक का बटन जो अंगूठा का निशान दिखाई दे रहा है ना, ऊपर की ओर जो अंगूठा का निशान इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, उस पर भाई दबाना है ताकि लाइक हो जाए और आपके यूट्यूब अकाउंट में मेरा वीडियो ऐड होगा तो आप कभी भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? वर्षा का होना, बर्फ गिरना, ग्रहों के चारों ओर गति। कौन सा भाई नहीं है गुरुत्वाकर्षण का परिणाम? तो भाई उपयुक्त में एक से अधिक, ये सब वर्ष गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब नहीं है इसको। अगला है कि प्रकृति निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व कभी भी मुक्त अवस्था के रूप में नहीं पाया जाता है? सोना, प्लेटिनम, चांदी। कौन सा भाई मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है? तो भाई सोना तो मिलता ही है, चांदी मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, भाई सब मिलता है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? दोस्तों संरचना क्यों पाई जाती है मैं बताता हूं। अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए। उत्तर आपका ये इज द राइट आंसर। यकृत किसका कार्य करता है? पित्त रस का स्राव करता है, विटामिन अपघटन है, परिसंचरण है। यकृत का जो कार्य है दोस्तों, वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये तो पता है आपको। पित्त रस का स्राव करता है, ठीक है। परिसंचरण में भी काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका उत्तर जो होगा, परिसंचरण में काम नहीं करता है, सॉरी, विटामिन का अपघटन करता है, ये ठीक है। आपका उत्तर एक से अधिक जाएगा। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट किसको कम करने में सहायक होता है? आवेग बल, कार्यत बल। जो हेमलेट लोग पहनते हैं, आवेग को कम करने का काम है हेलमेट का। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? प्रदूषण मुक्त, नवीकरणीय, बहुत धुआं उत्पन्न करना। कौन सा गुण है? उत्तर आपका जाएगा ये इज द राइट आंसर, प्रदूषण को मुक्त करना। ये काफी बड़ा प्रश्न है। अपने जल में रियो की पत्ती, ध्यान से समझिएगा, काफी मजेदार प्रश्न दिया हुआ है कि अस्थायी स्लाइड की तैयारी की है। आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो उस पर दिखाई देगा कि कोशिका जल उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका अंदर मौजूद सामग्री में सिकुड़ कर कोशिका के भीतर से दूर हो जाएगा। यही आपका उत्तर सबसे बेटर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पशुओं में पाया जाता है भाई? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। तो कौन सा पाया जाता है? तो दोस्तों होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में कौन बांधों के निर्माण में लाभ है? तो इसका डायरेक्ट आंसर करने में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। सिंचाई के लिए जल संग्रह, बांध निर्माण का लाभ बताना है केवल, जल का आसमान वितरण, या आसमान गलत है, विद्युत उत्पादन के लिए जल संग्रह ठीक ठाक है, बांध से निकलने
निकली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायता होती है, ये भी सही है। उत्तर आपका सबसे बेटर 3 और 4। कौन सा ध्वनि तरंग आवृत्ति मापने का मापक इकाई है? प्रति सेकेंड हर्ट्ज न्यूटन। तो यहाँ होगा आपका उत्तर, देखिए आवृत्ति तो हर्ट्ज में मापा जाता है, आपका उत्तर पता है। आवृत्ति मापने का हर्ट्ज से है और प्रति सेकेंड भी मापा जाता है, तो यहाँ 1 से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे में वाष्पसर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पसर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो वाष्प उत्सर्जन से जो हानियां होती है यह पौधे के मुरझाने के कारण बन जाता है। अगर अधिक वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा पौधे से तो पौधा क्या होगा? मुरझा जाएगा। अगला है कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन बोलते हैं, क्या है? तो ये जो है दोस्तों द्वितीय प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। एक कह रहा है कि UA वेग A वेग W वेग S और जल वायु, यहाँ बोला है जल, फर्स्ट बोला क्या? जल वायु, A बोले तो एयर, W बोले तो वाटर, S बोले तो इस्पात, बोले तो सॉलिड। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होगा? सही क्रम बताना इसमें, तो मैं आपको बता दूं जो ठोस होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर सबसे पहले कम A होगा, उसके अधिक जल में होगा, सबसे ज़्यादा आपको किसमें होगा? स्टील में होगा। निम्नलिखित में कौन सा रस एंजाइम का वसा का पाचन करता है? एमाइलेज, इंसुलिन, सोमेटोस्टेरिन एस्टेरिन। तो ये आपका यहाँ जो आपका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा उत्तर, ठीक है। एंजाइम वसा को पाचन करने में काम करता है, 1 से अधिक उत्तर। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, गुलाबी, नीला। उत्तर करें। ऑक्टोपस का, एक सेकेंड दोस्तों, 143 नंबर है। ऑक्टोपस का खून कैसा रंग होता है? तो ऑक्टोपस का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म। तो ये यहाँ होगा ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। श्वेत प्रकाश को अपने घटकों रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहते हैं क्या? विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विक्षेपण। तो इसमें से कोई नहीं, आपका उत्तर है ही नहीं इसमें कोई भी। उत्तर आपका डी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अराजुकी संघ नॉन कार्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है? कशुरेकु, वायांकित कृमि, चूर्ण प्रावर, मोलस्का बोलते हैं उसको, तो कौन सा होगा? वर्टिब्रेटा, एनिलिडा या मोलस्का, कौन सा उत्तर होगा? उत्तर इसमें 146 का जाएगा कि वर्टिब्रेटा। नॉन कार्डेटा संघ में आता है? नहीं आता है। वर्टिब्रेटा नहीं आता है। कौन कौन आता है? एनिलिडा और मोलस्का आता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका किसी बाहरी पदार्थ के साथ घिसे पीटे कोशिकाओं को पचाकर कोशिकाओं को साफ रखने में मदद करता है? लाइसोसोम, रसदानी, राइबोसोम। उत्तर जाएगा लाइसोसोम। वनस्पति पदार्थों के खाद के अपघटन की प्रक्रिया किसका एक उदाहरण है? विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, दोहरा विस्थापन। किसका उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होता है? तो ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा था। तो नींद की स्थिति में लेटा हुआ आदमी, ठीक है। यहां उत्तर आपका सबसे बेटर आपका बी होगा, सबसे न्यूनतम होता है। और अधिकतम वाला प्रश्न पूछा था, तो दोनों पैर खड़ा वाला व्यक्ति पर क्या होगा? अधिकतम। यही प्रश्न पूछा था अधिकतम का, ये न्यूनतम पूछा है तो लेटा हुआ। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? नल का पानी, समुद्र का पानी, सिरका। भाई विद्युत धारा का इनमें से कोई नहीं होगा। विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है नल के पानी में भी, समुद्र के पानी में भी, सिरका में भी हो सकता है, ठीक है।
कहा कि किसमें नहीं होगा, तो भाई सब में होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर आपका। तो जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा उस घंटी पर क्लिक कर लेना है और शेयर करना है। बीआरसी ग्रुप में आप लोग जुड़े होइएगा, जितने भी शिक्षक साथी हैं उस ग्रुप पे जरूर डालें ताकि सभी शिक्षक साथी देख पाए और सक्षमता की तैयारी अच्छे तरीक़ा से कर पाए। जो 3 चांस सरकार के द्वारा दिया गया है, 1 चांस में करके दिखाइए आप लोग, और सरकार पर एक बहुत बड़ा सरकार के मुंह पर तमाचा के तौर पर होगा। तो एक बार में आप सभी को क्वालिफाई जरूर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।